हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और आपने अपना प्यार से चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में गांधी जी के 3 मूवमेंट्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा है जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदी की परिभाषा होती है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी गांधी जी का आंदोलन हिंदी वालों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, या इसको कई भाषाओं में अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों इसको अगस्त क्रांति कहा जाता है? क्योंकि 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव रखा गया था और 9 अगस्त को यह पारित किया गया था पूरी तरीके से। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं अगस्त क्रांति। किस सन में हुई थी? 1942 में हुई थी। अब पहले के बैकग्राउंड को हम लेकर चलते हैं। तो गांधी जी के हमने, जैसा कि मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग बताया, 2 मूवमेंट्स देखे थे। पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो थोड़ा सा सक्सेस हुई, कुछ लिमिटेशंस हुए और उन लिमिटेशंस के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जैसे 1930 से लेकर के 1940 तक गांधी जी का कोई आपको मेन रोल दिखाई नहीं पड़ेगा नेशनल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, इस बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, कई सारी पार्टियां बनी, कई चीजें हुई। इस समय अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियां, लेबर पार्टीज भी काफी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से दिखी कई जगहों पर। लेकिन 1930 और 40 का जो समय काल है, सबसे पहले 1930 से 40 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें ली गई हैं, 70% से ज्यादा चीजें भारतीय संविधान में कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, वहां से कट कॉपी पेस्ट करके ले लिया गया सारी चीजों को। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जानते हैं कि भारत को भी खींच लिया था ब्रिटिशर्स ने और ये लगभग 1945 तक चला था। भारत को बिना पूछे जब ब्रिटिशर्स ने खींच लिया, मतलब जो आर्मी होती है भारतीयों की, जो भारतीय लोग हैं, भारतीयों की जो आर्मी है, उस आर्मी को बिना बताए हुए, भारतीयों को बिना बताए हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को भी क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। अब इस चीज से उस समय के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया? जो सरकारें बनाई थी कई सारे स्टेट्स में बहुमत से, उन सरकारों ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो 1939 में हमको रेजिग्नेशन मिलता है। कई सारे सरकारें जो कि कई स्टेट्स में क्या हुई? प्रबल तरह से जीती, वो क्या हो गई? उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, पर आगे बढ़ेंगे। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह हुआ जिसको कहा जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको विनोबा भावे का नाम मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम मिलेगा, ब्रह्मदत्त जैसे लोग का नाम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 1940 के बाद 1942 में एक मिशन आया जिसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद, तो क्रिप्स मिशन जब आया, कब आया? इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया कि वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया। ये क्रिप्स मिशन भारत के लिए था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए था, कुछ डिमांड्स के लिए था। ये बातचीत हो रही थी। बातचीत किसके बीच में? भारतीय लीडर्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो वो अलग अलग प्रस्ताव कुछ साल में पारित करते रहते थे जिससे भारतीयों को अधिकार मिले, राइट्स मिले। तो भारतीयों को अधिकार देने के लिए, राइट्स देने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एक और व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में एक पारित किया गया। क्या पारित किया गया? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की।
और आखिरी गांधी जी का जो स्टेप था आजादी में, जो आखिरी पड़ाव था गांधी जी का, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, तो घटनाएं क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? जब आप हिस्ट्री पढ़िए तो एक बात जो मैंने बताया हिस्ट्री पढ़ने के पहले, देखिए क्या करना है आपको कि हिस्ट्री जब आप पढ़े ना तो चीजों को इंटरकनेक्ट कीजिए, सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कीजिए एक दूसरे से कि हुआ क्या है। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी कहीं से भी उठाया और 1942 का मैं भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाने लग गया। ऐसे इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पहले की चीजों को लेना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, चल क्या रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, किस चीजों पर बात चल रही है। तो हमने यहाँ पर वो सारी चीजें आपसे बात की कि ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, 1930 से 1940 के बीच में ये हो रहा है। ठीक है, मैंने एक और लास्ट में आपको बताया 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह आया। इसमें पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, तीसरे सत्याग्रही व्यक्ति थे। ठीक है, सो कहा जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये भी गांधी जी का मूवमेंट है, पूरी तरीके से गांधी जी का नहीं है लेकिन गांधी जी का ही माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपने चीजें समझ गई। तो सिचुएशन क्या चल रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार जो है उसने क्या कर दिया, भारतीयों को अपनी तरफ खींच लिया है। अब ब्रिटिश सरकार कई कंट्रीज से हारने वाली है। सभी लोग जानते हैं कौन कौन एलाइड नेशंस थे, कौन क्या था, सभी लोग जानते हैं कौन किसकी तरफ था। जैसे जर्मनी, इटली, जापान, ये सब एक साइड थे, बाकी और कंट्रीज एक साइड थी। थोड़ा बहुत आपको पता होगा। ठीक है, आपने हिटलर का नाम सुना होगा जर्मनी से, आपने इटली से मुसोलिनी का नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जापान से भी नाम सुना होगा। तो कुछ पार्टी जैसे जापान, इटली, सॉरी जर्मनी, इटली और जापान एक साइड थे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर अपनी आर्मी लगाई है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हारने वाले हैं पूरी तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हारने वाले हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के अपोजिट साइड में कौन कंट्री लड़ रही है? जापान लड़ रहा है। अगर आप जापान को ज्योग्राफिकल लोकेशंस के थ्रू देखोगे, अगर हमारा इंडिया ये है तो जापान कहाँ है? चाइना के अगल बगल यहीं पे कहीं है, साउथ वेस्टर्न। ठीक है, कहीं पर है, इधर ही है कहीं पर। साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्रीज में से जापान भी एक कंट्री पड़ता है। तो जापान और भारत के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। तो भारत में कौन है? ब्रिटिशर्स हैं और यहां पर जापानीज कंट्री है। तो जापानीज कंट्री का हमेशा खतरा मंडराता था कि ये भारत के ऊपर कहीं डायरेक्ट अटैक ना करते। गांधी जी को भी कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये चीज थी कि यहां से डायरेक्ट अटैक जापानीज आर्मी भारत के ऊपर ना कर दे और ब्रिटिशर्स को हरा ना दे, क्योंकि भारत क्या था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी ना, तो यहां से अटैक ना कर दे। ठीक है, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस वाला पढ़ा होगा तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। किसके साथ? हिटलर के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में कामयाब हो गए सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, इसके अलावा जापान के उस समय के जो पीएम थे उनके साथ भी बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाब थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कई बार सपोर्ट भी किया। ठीक है, कई बार सुभाष चंद्र बोस का जापानीज आर्मी ने, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा है? ब्रिटिशर बैठा है और जापानीज क्या है? इनके जस्ट अपोजिट है। तो भारतीय क्या है? भारतीय व्यक्ति ने जापान गए, जर्मनी गए और वहां जाके उनसे हेल्प किया। ठीक है, अब यहाँ पर जापानीज और जर्मनी का दुश्मन एक, कौन? ब्रिटिशर्स। और भारतीय लोग का दुश्मन कौन है? ब्रिटिशर्स है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ठीक है, तो हमेशा ये खतरा रहा कि जापानीज आर्मी कभी भी इन्वेड कर सकती है भारत पर। ठीक है, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी। ठीक है, बाद में वर्ल्ड वॉर बंद हो गया जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंका गया पूरी तरीके से। बाद में जाके शांति स्थापना कर दी गई, यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध बाद में जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया तो युद्ध को रोक दिया गया और फिर बहुत सारी चीजें क्या हो गई?
खराब हो गई। जब तक युद्ध को रोका गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका गया, बहुत चीजें ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। बहुत सारे ऐसे नेशंस थे, कंट्रीज थी जो अपनी लाइफ खो चुकी थी। वहां पर लाख्स या करोड़ों की संख्या में लोग की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी सबकी, ठीक है। तो बहुत भयानक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कई देशों के लिए तो बहुत ज्यादा भयानक था, ठीक है। सुनिए, अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद इसके अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स नाम था इनका। एक और व्यक्ति थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, एवी अलेक्जेंडर, और एक और व्यक्ति थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पर्सनली, अभी मुझे याद आएगा तो बता दूंगा। हाँ, एक और थे, पैट्रिक लॉरेंस नाम था इनका। इस मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। आफ्टर रिटर्न ऑफ द क्रिप्स मिशन, गांधी प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल एंड अपील टू द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। ब्रिटिशर्स से अपील किया गांधी जी ने कि वो भारत को क्या करे, छोड़ दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वार्धा प्रस्ताव के ऊपर। सन 14 जुलाई 1942। कुछ डेट्स इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उन डेट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ता है, और जब आप अपने नोट्स को बनाएं तो उन डेट्स को जरूर लिखिए। जैसे यहाँ पर एक डेट है, ये डेट है 14 जुलाई 1942। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क मारते रहो। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, ठीक है। ये कौन है? अच्छा, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्चुअली नाम बहुत बड़े इनके होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1940 से 45 के बीच में, ठीक है। फिर 46 में वो बने, क्या नाम है उनका, जेबी कृपलानी साहब बने, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कहां पर? एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ का नाम सबने सुना है। रामगढ़ कहां पर है? झारखंड में है। तो रामगढ़ में ये क्या बने रहे? प्रेसिडेंट बने रहे। रामगढ़ झारखंड में है, ठीक है। वहां पर 5 सालों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट रहे। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का कौन प्रेसिडेंट रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये जो फैक्चुअल डाटा लिखा है नोट कर लेना, ठीक है। चलो, गांधी जी ने प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। जो देश की बालू है, जो भारत की माता है, जो भारत की माता की मिट्टी है ना, उस मिट्टी से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन क्या कर सकता हूं? खड़ा कर सकता हूं। ये कौन कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है गांधी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। On 14 July 1942, the Congress Working Committee held in Wardha passed a resolution to launch Quit India movement. The Congress Working Committee meeting in Wardha was chaired by Maulana Abul Kalam Azad. Challenging the opponents of the resolution, Gandhi declared, "I will create a movement bigger than the Congress with the stand of the country itself." ये स्टेटमेंट है गांधी जी की, बहुत फेमस है। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित हुआ तो 8 अगस्त 1942, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को भी नोट करेंगे सभी लोग। 8 अगस्त 1942 क्या डेट है? 8 अगस्त 1942, ठीक। 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, कई बार पूछा जाता है कहां पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और यह प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार देख लो सभी लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट या आलेख गांधी जी ने नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से तैयार किया था। प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है भारत का। 8 अगस्त सन 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा अरुणा असफ अली ने फहराया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जब आप भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़ोगे तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणा असफ अली नाम से क्या लग रहा है? ठीक है, एक नेता थे दिल्ली के, काफी मशहूर नेता थे, जो पहले बनाए गए मेयर भी बनाए गए, पहले मेयर भी बनाए गए दिल्ली के। उनका नाम असफ अली था। उन्हीं के नाम पर उन्हीं की पत्नी थी, उनका नाम था अरुणा असफ अली। ये बेसिकली हिंदू थी, इनका नाम अरुणा गांगुली हुआ करता था। ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। बाद में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जिनका नाम असफ अली था, उनसे शादी कर ली, इसीलिए इनका नाम पड़ गया अरुणा असफ अली। ठीक है, और वो जो नेता थे असफ अली बहुत बहुत प्रतिष्ठित नेता थे, मतलब इतने प्रतिष्ठित नेता थे, बाद में फॉरेन एम्बेसडर बनाए गए। ब्रिटेन के और अमेरिका के फॉरेन एम्बेसडर के पदों पर भी नियुक्त किया गया असफ अली को। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली का बहुत बड़ा रोल है। इनके बारे में पढ़िएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा, बहुत सारी उपलब्धियां भी इनको हासिल है। ठीक है, तो झंडा अरुणा असफ अली ने फहराया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, सभी को यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन, इनकी पत्रिका का नाम था हरिजन। ठीक है, महात्मा गांधी की पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन नाम था। बहुत प्यारी सी पत्रिका थी गांधी जी की, पत्रिका का नाम था हरिजन। गांधी जी की पत्रिका हरिजन में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानी आक्रमण को दावत देती है, अतः गांधी जी ने भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ जाने की अपील की थी। ठीक है, गांधी जी को यह डर था कि कभी भी जापानीज का, लोग का क्या हो सकता है? आक्रमण हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी वो कहानी सुनाई है पीछे आपको। तो गांधी जी ने कहा कि भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ जाने की अपील की। गांधी जी ने इसे अगस्त संकल्प कहा। क्या कहा गांधी जी ने? इसे अगस्त संकल्प कहा। हरिजन नामक जो न्यूज़पेपर है, जो पत्रिका है, वो गांधी जी ने निकाली थी। ठीक है, हरिजन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है हरिजन से भी एमसीक्यू में। ठीक है, चलो आंदोलन प्रारंभ कब होता है? ठीक है, तो हमको 3 डेट्स मिल गई। पहला डेट 14 जुलाई 1942, 8 अगस्त 1942 और एक और डेट मिली हमको 9 अगस्त 1942। ये 3 डेट्स हमको मिली हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। 14 जुलाई 1942 का डेट ये देखो यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया? 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको एक जगह पे लिख लो। ठीक है, फिर 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आजाद ने ये हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लो, और लास्ट में क्या नोट करना? ये वाला 8 अगस्त वाला नोट कर लो, और लास्ट में नोट करो 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। कई बार पूछा जाता है गांधी जी ने किस आंदोलन में ये नारा दिया था कि करो या मरो, डू और डाई का नारा? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, डू और डाई का क्या दिया था? नारा दिया था। ठीक है, इन 3 डेट्स को अच्छे से ध्यान से अपनी कॉपीज में जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन 3 डेट्स को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, क्या समझ में आपको चीजें आ रही हैं यहाँ पर सारी? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, ये आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का
स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी वो मंत्र क्या है? तो गांधी जी ने कहा वो छोटा सा मंत्र ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये जो आंदोलन है इसमें सारे भारतीय लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें और इसमें आप लड़ते हुए क्या हो जाएं, शहीद हो जाएं। ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। ठीक है, अब इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या होता है? तो हमने सारे आंदोलनों के कार्यक्रम देखे। कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आप कभी पेपर दीजिएगा रिटर्न वाला तो उसमें कार्यक्रम जरूर लिखिएगा, कोई भी आंदोलन में क्या कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है, इससे आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या कार्यक्रम रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कार्यक्रम रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या कार्यक्रम रहा, ठीक है, क्या प्रोग्राम्स रहे, सब आप लिखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए निर्देश इस प्रकार के थे। क्या निर्देश था भाई? गांधी जी ने क्या कहा था? पढ़ते हैं। ठीक है, सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं देते, मतलब जो सरकारी सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो त्यागपत्र नहीं दे, किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करे। मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अपनी पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन वो क्या करे? कांग्रेस का सहयोग करे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अपनी कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति क्या करे? प्रकट करे। ठीक है, ये किसने कहा है? गांधी जी ने। तो पहला जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में कहा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो भी अधिकारी हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, कोई भी सरकारी मास्टर से लेकर आईएएस पीसीएस, जितने भी सरकारी नौकरियों पर जितने भी लोग होते हैं, सबको गांधी जी ने ये सलाह दी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहा गया है? सैनिक अपने सहयोगियों व भारतीयों पर गोली ना चलाएं। जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक हैं, वो अपने सहयोगियों मतलब अपने दोस्तों या भारतीयों पर गोली ना चलाएं। मतलब जो भारत के कॉमन लोग हैं उन पर गोली ना चलाएं, आम जनता पर सैनिक, जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो गोली ना चलाएं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं, 90% ब्रिटिश सैनिक कौन है? इंडियंस हैं। ठीक है, भारतीय ही हैं जो कि अंग्रेजी सेना में है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या को घटा दिया गया और भारतीय सैनिक की जगह पर अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया था? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। मैंने पहले पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छात्रों को यदि उनमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का, अगर छात्रों को आत्मविश्वास हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस हो, तो शिक्षा का बहिष्कार कर सकते हैं। शिक्षा का बहिष्कार मतलब स्कूल जाना बंद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया था कि अगर जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल्स और कॉलेजेस को क्या करना चाहते हैं? त्यागना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस उनको हो कि हम बिना पढ़े रह सकते हैं तभी। यहाँ पर लिखा गया है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अगर तुम्हारे अंदर ये आत्मविश्वास है कि तुम स्कूल कॉलेजों को बहिष्कार कर सकते हो तब छोड़ो, अगर नहीं कर सकते हो तो मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। अब आप अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको यही सेम पॉइंट आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला होगा और यही सेम पॉइंट आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी मिला होगा। तो मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बच्चों बताया था ये सब सेम है, मूवमेंट सारे सेम हुए, तीनों में मूवमेंट सारे सेम हुए, सिर्फ कुछ कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ चीजें एडिशनल हो गई हैं। जैसे नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में कुछ चीजें नहीं होंगी, लिंक्विड वो क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ चीजों को और ऐड कर दिया गया होगा, कुछ कार्यक्रमों को और ऐड कर दिया गया होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस ने कुछ और कार्यक्रमों को और ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो यही चीज होगा, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, कोई चीज चेंज नहीं होगी, सब चीज वही है जो आपने पहले पढ़े हो आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वही चीज यहां पर भी लिखी गई है। ठीक है, चलो। किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदायगी बंद कर दे। जो किसान सरकार के समर्थक हैं, मतलब जो क्या लिखा गया है, किसान सरकार समर्थक जमींदार। सरकार समर्थक जमींदार का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो जमींदार हैं, जो ब्रिटिश सरकार के वफादार जमींदार हैं,
उनको टैक्स ना दिया जाए, ये गांधी जी ने यहाँ कहा। सरकार विरोधी जमींदार, जो सरकार के खिलाफ हैं, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो जमींदार हैं, उनको पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा किया जाए। मतलब उनको लगान, आप देख सकते हो सिंपल सी भाषा में क्या लिखा गया है। दो तरह के जमींदार, जैसे जमींदार की यहाँ पर दो प्रकार की कैटेगरी बानी गई है। जमींदार बाबू साहब लोग, सबसे ज्यादा ताकतवर, गांव के सबसे घनिष्ठ लोग, जिनके पास बहुत जमीनें हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ताकतवर लोग, ठीक है। जमींदारों में दो लोग, एक हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, और दूसरी साइड एक और हैं जमींदार जो ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं उनको किसानों की तरफ से कोई टैक्स नहीं देना चाहिए, उनको कोई टैक्स नहीं देना है, किसानों को कोई टैक्स नहीं देना है जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स को, जो जमींदार अगर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन जमींदार को किसान क्या कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, उन जमींदारों को टैक्स किसान दे सकते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको तो भाई टैक्स दिया जा सकता है ना, उनसे क्या दुश्मनी है। दुश्मनी उन लोगों से है जो क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसान जो है वो क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे उन जमींदारों को, ठीक है। समझ गए सभी लोग, सिंपल सी भाषा। चलो कुछ और अगर यहाँ पे लिखा गया हो, पांचवा लिखा गया है, देसी रियासतों के लोग राजाओं को तभी सहयोग करें जब वे सरकार विरोधी हो, ठीक है। देसी रियासत मतलब यहाँ पर पांचवा पॉइंट ये कहा गया है कि जो लोकल किंग्स हैं, भारत के जो देसी राजा हैं, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, अवध, जो देसी राजा हैं, जो यहाँ के लोकल राजा हैं, उन लोकल किंग्स को अगर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कुछ लोकल किंग्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो लोकल किंग्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आम जनता उनका सहयोग ना करे, और जो लोकल किंग्स ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं, उनको जनता क्या करे, सपोर्ट करे। ये यहाँ पर कहा गया कार्यक्रम में, गांधी जी ने ये चीज कहा, ठीक है। छठवां पॉइंट है, देसी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करे व प्रजा से सहयोग करे, ठीक है। प्रजा का सहयोग लेने के बारे में कहा गया कि प्रजा का सहयोग लिया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखो ये जो मूवमेंट है ये दो फेसेस में हम बांट सकते हैं, एक तो भाई अर्बन फेस में बांट सकते हैं और एक रूरल फेस में बांट सकते हैं, ठीक है। इस आंदोलन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अर्बन फेस में ये जो मूवमेंट है बहुत वायलेंट नहीं था, बहुत ज्यादा नॉन वायलेंट टाइप का था, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, जैसे शहर में क्या क्या होगा, अर्बन फेस में शहर में क्या होगा, डाकघरों को बंद कर दिया जाएगा, स्कूलों पर तोड़फोड़ की जाएगी, जो मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड जो भी, जैसे सरकारी कोई कार्यालय होगा उस पर होगा, ठीक है। सरकारी कार्यालय के ऊपर ब्रिटिश का जैक लगा होगा, फ्लैग लगा होगा, उस फ्लैग को क्या होगा, उखाड़ दिया जाएगा, भारतीयों के फ्लैग को लगाया जाएगा। तो अर्बन फेस में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं था। वायलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, भारतीयों ने बहुत ज्यादा वहां पे उत्पात नहीं मचाया, थोड़ा सा ये क्या था, कम था, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स को हानि नहीं पहुंची। लेकिन रूरल फेस में, गांव के क्षेत्र में बहुत ये जो चरण था क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो बहुत वायलेंसफुल था, और ब्रिटिशर्स को गांव में जो आम जनता है भारत की, उससे निपटने में बहुत मुश्किल हुई। मतलब बहुत ज्यादा वायलेंसफुल मूवमेंट हुआ था रूरल फेस में इन कंपैरिजन ऑफ अर्बन फेस, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, शहरी, इसको हम ग्रामीण कह सकते हैं, ठीक। तो शहर में क्या हुआ, नॉन वायलेंट हुआ, रूरल फेस में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा वायलेंसफुल रहा, ठीक है। यहां तक समझ गए सभी लोग।
सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए आपको, एक बार आप भी पॉइंट्स को देख लीजिए। ठीक, चलिए प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। अब कौन कौन से प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई हम देखते हैं। तो इसको कहा जाता है ऑपरेशन जीरो हावर। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन जीरो हावर कहा जाता है। ठीक है, हावर मतलब घंटा होता है, ऑपरेशन जीरो आवर या हावर कहा जाता है इंग्लिश में। ओ नहीं पढ़ते, एस से स्टार्ट नहीं करते ना। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन शुरू होते गांधी जी को बंबई में गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित आगा खान पैलेस पूना में रख दिया गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके, बंबई से गिरफ्तार करके गांधी जी को आगा खान पैलेस पूना में रख दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य जेपी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है, इन लोगों को कहां रखा गया था? अहमदनगर के जेल में रखा गया था। अहमदनगर सबने नाम सुना होगा, अहमदनगर साउथ में है। ठीक है, बीजापुर अहमदनगर वही वाला, ये वही वाला अहमदनगर है। ठीक है, और क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, यहां पर कुछ और नेता हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाता है किसको कौन से जेल में रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में रखा गया था। बंकीपुर जेल कहां पर है? बंकीपुर जेल आपका पड़ेगा पटना में। ठीक है, बिहार लिख दूं यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर या बंकीपुर कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? हजारी जेल में रखा गया था। हजारी सेंट्रल जेल में रखा गया था। किसको? इनको, क्या नाम है इनका? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ 9 अगस्त को। 9 अगस्त को सारे लीडर्स को, कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता हैं उन सबको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। इसको कहा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, आगे अब चलोगे, जब हैदराबाद को आजाद किया जाएगा तो चलाया जाएगा ऑपरेशन पोलो। यहां पर कहा गया है ऑपरेशन जीरो आवर। कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध क्विट इंडिया मूवमेंट से है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इन दो लोग के नाम। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता थे बिहार के। इन्होंने पार्टी बनाई, इस पार्टी का नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया जयप्रकाश नारायण ने, और इनको कहा जाता है लोक नायक। क्या कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है लोक नायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है लोक हितवादी। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, लोक हितवादी, लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, दोनों पॉइंट्स फैक्चुअल डाटा में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद कर लेना आप। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले तो आपको उत्कर्ष सर की याद आ जाए कि उत्कर्ष सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई, इसका नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इनको हजारी सेंट्रल जेल में बंद किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय काल में, और इनको जयप्रकाश नायक को लोक नायक कहा जाता था। लोक हितवादी किसको कहा जाता था? लोक हितवादी कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? आप देख लो एक बार। चलो, यहां से क्या हुआ? सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। यहां से कांग्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था किसने?
सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सारी संपत्तियों क्या कर लिया, जब्त कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की गतिविधियां देखते हैं। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में लगातार 3 माह तक हड़ताल रही। इसे भारत का तालीनागद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का तालीनगराद, बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Ahmedabad textile mill went on strike for 3 months. It has been called Indian Stalingrad. टैलिन, टैलिन का नाम सबने सुना होगा। टैलिन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, सुना होगा, रशिया के थे स्टालिन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा यह क्या है, अद्वितीय आंदोलन है। क्या है, अद्वितीय आंदोलन है। सरदार पटेल कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट अ यूनिक मूवमेंट। सरकार द्वारा शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की भागदौड़ युवा व उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। सरकारी भवनों पर आक्रमण किया गया। जैसे क्या क्या किया गया, देखो, रेल पटरियों को उखाड़ना, पुल उड़ाना, ये सब क्या है, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स रिलेटेड है, जो भी ब्रिटिशर्स ने जो काम किए हैं उन चीजों को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे सरकारी भवनों पर आक्रमण, ठीक है, जो सरकारी कार्य वो है, क्या कहते हैं, ऑफिसेस है, उन पर आक्रमण किया गया। रेल पटरियों को उखाड़ा गया, पुल को उड़ाया गया, टेलीफोन व तार की लाइनों को काट दिया गया। ठीक है, जैसे कार्य हुए। जो इंग्लिश का जो एक झंडा होता था सो कहते थे यूनियन जैक। ठीक है, इंग्लिश के जो इंग्लिश लोग के झंडे होते थे, ब्रिटिशर्स के जो झंडे होते थे सो कहते थे यूनियन जैक। तो यूनियन जैक झंडे को उतार करके भारतीयों ने अपना जो झंडा उस समय जो लगता था उसको लगाया। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यूनियन जैक कहते हैं उसको। मजदूरों ने भी बंबई, अहमदाबाद, पूना, जमशेदपुर आदि शहरों में क्या किया, हड़ताल किया क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। कोटाई में कठी स्वराज पंचायत का गठन हुआ। कोटाई जगह है, वहां पर कठी स्वराज पंचायत का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, यहां तक देख लीजिए क्या क्या हुआ, आंदोलन की क्या क्या गतिविधियां हैं, हम आंदोलन की गतिविधियों को देख रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉइस रॉय लिंगलिथो। उस समय के जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिंगलिथो। लिंगलिथो नाम था उनका, लॉर्ड लिंगलिथो ने 1942 के आंदोलन को 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। लॉर्ड लिंगलिथो उस समय वॉइस रॉय थे। लॉर्ड लिंगलिथो ने कहा कि यह सर्वाधिक गंभीर विद्रोह है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। मैंने बोला था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी तरफ से बहुत ज्यादा वॉयलेंसफुल मूवमेंट चला था। वहीं पे लिखा गया है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए, मतलब किसानों ने बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिशर्स का। ठीक है, वॉइस रॉय लॉर्ड लिंगलिथो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, पॉलिटिकल ब्लैकमेल का। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस समय वॉइस रॉय कौन थे जिन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा, राजनीतिक फिरौती कहा। ठीक है, तो लॉर्ड लिंगलिथो ने कहा गांधी जी क्या है, पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को गांधी जी क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं। पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा, राजनीतिक फिरौती कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिंगलिथो ही वॉइस रॉय थे। बहुत बार पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था, तो भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिंगलिथो। क्या नाम था, लॉर्ड लिंगलिथो नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गुरीला युद्ध कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अहिंसक गुरीला युद्ध कहा। गोरीला युद्ध सभी लोग जानते हैं, गोरीला टेक्निक्स। ठीक है, गोरीला वॉरफेयर होता है ना, जैसे जो शिवाजी यूज करते थे। उषा मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आप जरूर पढ़िएगा इनके बारे में। उषा मेहता के बारे में सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेडियो स्टेशन चलाती थी बॉम्बे से। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की क्या की, स्थापना की। कई बार क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है, उषा मेहता से भी। ठीक है, अब देखिए कहां कहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाई गई, सामंतर सरकारें कहां कहां पर चलाई गई। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब होती है समानांतर सरकारें, समानांतर सरकारें मतलब होती हैं पैरेलल। जैसे पैरेलल मतलब क्या होता है, देखो
टर्मोलॉजी समझो। पैरेलल, पैरेलल का क्या मतलब है? समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स। पैरेलल गवर्नमेंट्स जैसे एक वर्ल्ड में ये चल रहा है, दूसरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, ठीक है। जैसे एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के जस्ट अपोजिट में ब्रिटिश सरकार की तरह ही भारतीय लोगों ने भी अपनी सरकारें चलाई, इसी को कहा जाता है समानांतर सरकारें या पैरेलल गवर्नमेंट्स, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया। सबसे पहला कहाँ चलाया गया? सबसे पहला चलाया गया बलिया में। बलिया उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार चलाया गया, सर्वप्रथम स्थापित किया गया बलिया में। इसके नेता थे चिट्टू पांडे, सबको दिख तो रहा है ना? हाँ ठीक है। इसके नेता थे चिट्टू पांडे, बलिया के थे। ये जो आंदोलन है 1 सप्ताह तक चला था खाली। दूसरा है तामलुक में। तामलुक में क्या था? जातीय सरकार थी तामलुक में। यह कहां पर है? मिदनापुर बंगाल में है। तामलुक कहां पर है? मिदनापुर जिले बंगाल में है। यहाँ पर नेता थे सतीश सामंत, और इनके अलावा एक औरत थी जिनका नाम था मातंगी हजारा। क्या नाम था? मातंगी हजारा नाम था। इनको बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, मातंगी हजारा को बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। 73 वर्ष की एक महिला, बूढ़ी महिला। कहा जाता है कि एक बार एक गोली इन्होंने भारत का झंडा पकड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश सैनिक थे, उन्होंने एक गोली मारी इनको, इनका एक हाथ नीचे हो गया। इन्होंने दूसरे हाथ में क्या लिया? झंडा ले लिया। सरकार ने दूसरे हाथ में भी गोली मार दी इनको, ठीक है। फिर भी जो झंडा था वो इनके हाथ से गिरा नहीं नीचे, और फिर सरकार ने इनको माथे के ऊपर गोली मार दी। इसके बाद ये गिर गई। मातंगी हजारा, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। 73 वर्ष की एक बूढ़ी महिला हुआ करती थी, मातंगी हजारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप बहुत बार पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। दिसंबर 1942 से लेकर के सितंबर 1944 तक ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तीसरा आंदोलन चलाया गया था सतारा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति सरकार या समानांतर सरकार। यहाँ पे नेता का नाम है वाईबी चौहान, वाईबी चौहान, और इसके अलावा नाना पाटिल। यहाँ पर 2 नेता हैं। 1943 से 1945 तक सबसे लंबे समय तक रहा, ठीक है। कहा जाता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर इतने में से कि कौन सा आंदोलन सबसे लंबा चला। तो आंदोलन सबसे लंबा चला सतारा में। सबसे पहला कौन सा पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया? तो सबसे पहले बलिया में बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले कहां बनाया गया? बलिया में बनाया गया, ठीक है। चलिए, एक और जगह लिखा है कोरापुट उड़ीसा में लक्ष्मण नायक ने क्या किया था? पैरेलल गवर्नमेंट चलाया था। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। विभिन्न वर्गों का क्या भागीदारी था क्विट इंडिया मूवमेंट में? छात्र, मजदूर, किसान इस आंदोलन के आधार थे। उच्च वर्ग एक नौकरशाही सरकार के वफादार रहे। निम्न मध्यम वर्ग ने सक्रिय योगदान दिया, इसीलिए डॉक्टर अंबिका प्रसाद ने इसे एक विद्यार्थी किसान मध्यवर्गीय आंदोलन कहा है। क्या कहा है? ये विद्यार्थी का, किसान का और मध्यवर्गीय मतलब मिडिल क्लास लोग का क्या है? विद्रोह है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। साम्यवादी, कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन से अलग रहे। मुस्लिम लीग ने तो आंदोलन के विरोध में भी प्रचार किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के उस समय अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों का सहयोग किया और कहा कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं मानेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था, ठीक है। चलो, एक मिनट, कुछ और लोग भी थे, जैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के से पृथक रहा, क्योंकि 1940 से 47 तक में स्वतंत्रता तक संघ ने किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका नहीं निभाई। आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल की पत्नी, ये इंपॉर्टेंट, पत्नी का नाम था रमैया देवी, ने बाकी पटना में सभा को संबोधित किया और लोग को सरकारी नौकरी छोड़ने का किया। इनका नाम था राम प्यारी देवी, ठीक है। एक और महिला का नाम है राम प्यारी देवी।
देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में आपको बहुत सारी महिलाओं का नाम मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, राम प्यारी देवी, बंकीपुर पटना में इन्होंने क्या किया था, आंदोलन का सहयोग किया था। चलो, बिहार में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया, एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए मध्य प्रांत के जज टी विकेडन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने 29 नवंबर 1943 को सरकार को रिपोर्ट दी। चलिए, बाद में जाकर के 1944 में कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को रोक दिया गया पूरी तरीके से। 1944 में आईएनसी ने अपने इस आंदोलन को पूरी तरीके से रोक दिया था, ठीक है। गांधी जी के साथ क्या क्या हुआ था थोड़ा सा देख लेते हैं। सरकार ने गांधी जी पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो आंदोलन में ही रहें और हिंसा की निंदा करें, किंतु गांधी जी ने सरकार को मना कर दिया। वह कहा कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियों की उत्तरदायित्व है। गांधी जी ने सरकार दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास रखा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, फरवरी 1943 में 21 डेज का क्या रखा, उपवास रखा। इसको कहा जाता है फास्ट अप टू डेथ। फास्ट अप टू डेथ मतलब जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक ये फास्ट रखेंगे। फेब 1943 में 21 डेज का गांधी जी ने उपवास रखा। इसने गांधी जी का जीवन खतरे में पड़ गया। जब सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया तो इस फैसले के विरुद्ध गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कौन कौन थे वो, एचपी मोदी थे, एमएच अडने थे और एनआर सरकार थे, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑपरेशन रूबिकिन। 15 अगस्त 1942 को गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई, 2 लोग की मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, गांधी जी के बहुत करीबी थे। एक थी कस्तूरबा गांधी, जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उनके सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। पहले उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई थे, बाद में गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी बने प्यारेलाल नैयर, ठीक है। प्यारेलाल नैयर जब गांधी 1947 में बंगाल गए थे तब उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे प्यारेलाल नैयर, ठीक है। वैसे सबसे लंबे समय तक गांधी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी, पीए कहा जाता है, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, पीए या पीएस जो कहो, सबसे लंबे समय तक गांधी जी के जो पर्सनल असिस्टेंट थे वो कौन थे, महादेव देसाई थे। बहुत बेहतर व्यक्ति थे, इनके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, ठीक है, महादेव देसाई। तो 2 लोग 15 अगस्त 1942 को गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का आगा खान पैलेस पुणे में निधन हो गया। 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का आगा खान पैलेस में निधन हो गया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में वापस ले लिया। 6 मई 1944 को लॉर्ड वेबल ने गांधी जी को रिहा कर दिया था, ठीक है। 1944 में गांधी जी भी क्या हो गए, प्रिजन से रिहा हो गए। जब गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया तो उनको क्या कर दिया गया, जेल से निकाल दिया गया। अगर वो आंदोलन नहीं बंद करते तो उनको जेल से नहीं निकाला जाता, ठीक है। ये 2 नाम याद करिएगा, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई। इन दोनों की मृत्यु आगा खान पैलेस पुणे में हुई है। इन दोनों की मृत्यु क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आगा खान पैलेस पुणे में हुआ है। कहां पर हुआ है, आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस पुणे, ठीक है। बेसिकली पैलेस था जिसको ब्रिटिशर्स ने जेल बना दिया था। ये जेल था बेसिकली, उसको पैलेस को जेल के रूप में बना दिया था ब्रिटिशर्स ने। इसको कहा जाता था आगा खान पैलेस पुणे। आगा खान का नाम आपने सुना होगा मुस्लिम लीग के संस्थापकों में, ठीक है। मुस्लिम लीग के संस्थापक में नाम आपने सुना होगा आगा खान का, ये वही आगा खान है। अब बोलोगे आगा खान कौन थे, ठीक है, तो वही थे। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को, और हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जितनी भी चीजें थी क्विट इंडिया मूवमेंट की हमने देख ली थी। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी,
आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो था ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। कोशिश करेंगे अगर कोई भी कमी अगर आपको लगी हो कि वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल कोई मिस्टेक रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और एट द लास्ट जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।